guys, welcome back to my channel. Please like and subscribe it for more content. So today we are going to study about thyroid gland physiology. So let's get started. सो थायराइड ग्लैंड जो है वो एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का। 15 to 25 ग्राम उसका वेट होता है। ब्लड सप्लाई इसकी बहुत रिच होती है। एज यू कैन सी बटरफ्लाई शेप्ड होता है, 2 लोब्स है और ये कनेक्टेड किसके थ्रू है? इस्थिमस, एक ब्रिज ऑफ टिश्यू है थायराइड इस्थिमस, इसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है। सी दिस इज़ लैरिंग्स एंड दिस इज़ ट्रैकिया। सो ये लोकेटेड कहाँ है? लैरिंग्स के नीचे और ट्रैकिया के आगे, बिलो लैरिंग्स एंटीरियर टू ट्रैकिया। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स होती है, ठीक है। फॉलिकुलर सेल्स इकट्ठा होकर लोब्यूल बनाती है एंड उनके बीच में ल्यूमन होता है जिसे हम कोलॉइड भी बोलते हैं, और थायराइड जो लोब्यूल होते हैं उसके बीच बीच में बहुत सारे पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं। सो अप्रॉक्स 40 फॉलिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? लोब्यूल। अब फॉलिकुलर सेल्स जो है उसका जो एपिथेलियम होता है वो एक सिंगल लेयर्ड होता है, क्यूबॉइडल सेल्स। अब उसके जो एपिथेलियम की साइज़ है वो डिपेंड करती है थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी पे। अगर एक्टिव है थायराइड ग्लैंड तो इसके जो सेल्स है फॉलिकुलर एपिथेलियम की वो कॉलमनर होगी, और इनएक्टिव है तो फ्लैट होगी। लाइक सी दिस इज़ एक्टिव थायराइड ग्लैंड, दिस इज़ इनएक्टिव थायराइड ग्लैंड। कैसे पता चल रहा है? फॉलिकुलर सेल्स देख के। सी इसकी एपिथेलियम जो है वो कॉलमनर लग रही है और इसकी क्या है? फ्लैट। मेजर डिफरेंसेस इनमें क्या होंगे? सी दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स एंड इसके आसपास पैराफॉलिकुलर सेल्स एंड अंदर ल्यूमन जिसे हम कोलॉइड भी बोलते हैं। सो सी इसमें कोलॉइड कम है और इसमें कोलॉइड ज़्यादा है। तो अगर कोलॉइड इसमें कम है तो यहाँ पे क्या होंगे? रीएब्जॉर्प्शन लैक्यूनी। ये क्यों अपीयर होते हैं? ये कोलॉइड को रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं इसलिए। सो दैट इज़ व्हाट रिटन हियर। देन सी जो ल्यूमन होता है फॉलिकल्स का वो फिल्ड होता है क्लियर जिलेटिनस पिंक मटेरियल होता है जिसे हम कोलॉइड बोलते हैं। उसमें क्या होता है? थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है। थायरोग्लोब्यूलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है विच इज़ रिच इन अमीनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन वो जिससे आगे जाके आयोडीन अटैच होगा और फिर वो जाके हॉर्मोन्स बनाएंगे। सो ये जो थायरोग्लोब्यूलिन है वो बनाता कौन है? वो यही फॉलिकुलर सेल्स बनाती है, ठीक है, और फिर उसको कोलॉइड में छोड़ देती है। सो जनरली थायराइड सेल्स का काम क्या है? आयोडाइड को ब्लड से लेना और उसको कोलॉइड में छोड़ना हार्मोन सिंथेसिस के लिए, थायरोग्लोब्यूलिन बनाना और जो हार्मोन बना है उसको वापस सर्कुलेशन में छोड़ना। थायराइड हार्मोन्स की अगर हम बात करें, मेजर 3 हार्मोन्स है, उसमें भी मेजरली T3 एंड T4 ही है एंड थोड़ा सा कैल्सिटोनिन भी बनता है। T3 इज ट्राईआयोडोथायरोक्सिन एंड T4 इज थायरोक्सिन। ये दोनों T3 एंड T4 कौन बनाएंगे? फॉलिकुलर सेल्स, वाइल कैल्सिटोनिन पैराफॉलिकुलर सेल्स बनाती है। वैसे तो मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म बोले तो T3 होता है, ठीक है, और T4 एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म है, इसलिए इसको प्रो हार्मोन भी बोलते हैं। स्टिल थायराइड ग्लैंड T4 स्टेबल है, इसलिए मेजरली 93% T4 बनता है, 7% T3 बनता है। फाइनली T4 लिवर में जाके T3 में ही कन्वर्ट होना है, बट T3 जो है 4 टाइम्स मोर पोटेंट है T4 से। T3 4 टाइम्स मोर पोटेंट है T4 से, मतलब ज़्यादा जल्दी एक्ट कर जाएगा। नाउ सी मेन हमें इस जो T4 बनाने के लिए मेनली हमें चाहिए होता है आयोडीन। सो इसलिए आयोडीन का पता होना ज़रूरी है। टू फॉर्म नॉर्मल क्वान्टिटीज़ ऑफ टायरोक्सिन, इसके लिए 50 mg पर ईयर आयोडीन हमें चाहिए, और अगर हम बात करें पर वीक तो 1 mg। जो हम आयोडाइड ओरली इंजेस्ट करेंगे वो एब्जॉर्ब होगा GIT में और वहाँ से वो जाएगा ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन है,
मेजरली तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा किडनी में, ठीक है। और 1/5 क्या होगा, थायराइड ग्लैंड ले लेगा, जो कि थायराइड हार्मोन बनाने के लिए वो यूज़ कर लेगा। नाउ सिंथेसिस जो है हार्मोन्स का, वो हम देख लेते हैं। थायराइड हार्मोन्स का 5 स्टेप्स होते हैं इसमें, 1 by 1 वील सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका मेन रिसोर्स है वो है आयोडीन। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, आयोडाइड ट्रैपिंग, आयोडाइड को अंदर लेना। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, आयोडाइड ट्रैपिंग। इसमें क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है थायराइड सेल की, उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है, बिकॉज वहाँ पे सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर यानी कि आयोडाइड पंप होता है, जो कि क्या करता है, Na+ और आयोडाइड को साथ साथ में अंदर लेता रहता है। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मोर स्पेसिफिकली। और इसके पास जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, इसी मेम्ब्रेन में एक सोडियम पोटेशियम पंप भी होता है, जो कि अंदर से, सेल के अंदर से सोडियम को बाहर भेजता है। तो अंदर लो कंसंट्रेशन हो गया, तो इस वजह से ये जो है Na+ और I- अंदर आराम से आ पाते हैं। तो ये जो आयोडाइड को एक्टिवली अंदर लाके कंसंट्रेट करना है, इसे हम बोलते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। और इसकी रेट कौन चेंज कर सकता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। सो आयोडाइड इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। फिर जो अंदर आयोडाइड सेल के अंदर आया है, उसको बाहर, मतलब कि कोलॉइड में कैसे छोड़ा जाएगा, बाय क्लोराइड आयोडाइड काउंटर ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल कॉल्ड पेंड्रिन। पेंड्रिन नाम का एक मॉलिक्यूल है जो आयोडाइड को बाहर छोड़ता है। क्लोराइड आयोडाइड काउंटर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है जो पेंड्रिन होता है, उसके थ्रू बाहर चला जाता है। ओके, देन सेकेंड स्टेप इज सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। अब सेकेंड स्टेप है थायरोग्लोबुलिन का बनना और उसको सिक्रीट करना। कौन बनाएगा, फॉलिकुलर सेल्स ही बनाती है, ठीक है। सो थायराइड की एपिथेलियल सेल्स ऑल्सो सिक्रीट थायरोग्लोबुलिन, जो कि रिच होता है टायरोसिन अमीनो एसिड में, जो कि बाद में जाके आयोडीन से बाइंड करेगा। जो फॉलिकुलर सेल्स है उसमें जो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उसको बनाएगा, वो गोल्गी अपैरेटस के थ्रू वो बाहर भेजा जाएगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। ईच थायरोग्लोबुलिन हैज़ अराउंड 140 टायरोसिन अमीनो एसिड, जिससे आयोडीन बाइंड होगा। थर्ड स्टेप है, अब जो आयोडाइड बाहर गया है, आयोडाइड थायरोग्लोबुलिन से डायरेक्टली बाइंड नहीं हो सकता, उसके लिए उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा आयोडीन में। तो वंस अगर वो ग्लैंड में जैसे ही आयोडाइड आया, रैपिडली उसको एपिथेलियल सेल बाहर भेज देगी, रैपिडली, ठीक है, पेंड्रिन के थ्रू। और वो आयोडाइड बाहर इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में बाय परऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू आयोडाइड रैपिडली कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में। फोर्थ इज ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन मीन्स आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, यानी कि आयोडीन जब थायरोग्लोबुलिन के साथ जुड़ता है, जो कि फर्दर थायराइड हार्मोन बनाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। एंड आयोडीन को अगर हम टायरोसिन इज अ पार्ट ऑफ थायरोग्लोबुलिन ओनली, इसके साथ जुड़ने के प्रोसेस को बोलते हैं आयोडीनेशन। सो टायरोसिन जो है फर्स्ट आयोडाइज होता है मोनो आयोडो टायरोसिन। टायरोसिन जो है फर्स्ट जब इसके साथ मिलेगा तो पहले वो बनाएगा MIT एंड देन वो बनाएगा DIT। फिर फिफ्थ ऑप्शन है कपलिंग रिएक्शन, फाइनल हार्मोन इसमें बनेगा, 2 DIT को मिला के T4 बनेगा, पर ऑक्सीडेज इसमें इसेंशियली चाहिए होता है, और DIT और MIT को बनाएंगे तो T3। मेन इसमें ये है कि पर ऑक्सीडेज इज रियली इसेंशियल फॉर कपलिंग रिएक्शन। इसमें हम अच्छे से देख सकते हैं, दिस इज Na+K+ ATPase पंप, जो कि क्या कर रहा है, इसको Na+ को बाहर भेज रहा है, यानी अंदर इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन सोडियम की कम कर रहा है।
वो कम होगी तो वो उसके थ्रू इसको एनर्जी देगी, यहाँ से 2Na+ अंदर जाएंगे, साथ साथ में I- दैट इज़ आयोडाइड भी सिम्पोर्ट हो जाएगा उसके साथ साथ में, तो इसे आयोडाइड पम्प बोलते हैं। वो आयोडाइड बाहर जाएगा, इमीडिएटली रैपिडली बाहर चला जाएगा पेंड्रिन के थ्रू, आयोडाइड क्लोराइड पंप के थ्रू, पेंड्रिन मॉलिक्यूल के थ्रू। उसके बाद वो आयोडाइड जो है आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा पर ऑक्सीडेज के थ्रू। और अंदर क्या हो रहा है, ये आर्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर यहाँ पे जो थायरोग्लोबुलिन है वो बनेगा, गोल्गी पैरेटस के थ्रू बाहर जाएगा। उसके बाद ये दोनों मिला के इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोडीनेशन, एंड फिर कपलिंग होगी। तो ये किस किस से, मतलब थायरोग्लोबुलिन में बहुत सारे टायरोसिन मॉलिक्यूल है, उन सब से आयोडीन जुड़ेगा, तो किसी में MIT, DIT, T3, T4 बहुत सारे टायरोसिन होंगे ना, तो एक ही में बहुत सारे जुड़े हुए हैं। वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू अंदर जाएगा और कोलॉइड ड्रॉपलेट बना लेगा। कैसे, ये जो TG है यहाँ पे लाइजोसोम एक्ट करेगा एंड वो कोलॉइड ड्रॉपलेट बना लेगा, और फिर उस पर एक्ट करेगा प्रोटीएसेस जो डाइजेस्ट कर देगा थायरोग्लोबुलिन को, और T3, T4 फ्रीली छोड़ देगा जो फर्दर सिक्रीट हो जाएंगे बाहर। इसमें बचेगा MIT और DIT जो फर्दर टायरोसिन बना देगा और डीआयोडीनेशन के थ्रू आयोडाइड भी बना देगा। ओके, स्टोरेज की अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड की एक यूनिक फीचर है, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके कंपैरेटिवली इसके पास एबिलिटी है कि वो स्टोर कर सकता है, इट कैन स्टोर द थायराइड हार्मोन। Each thyroglobulin contains up to 30 thyroxine and few T3 and is stored in follicles up to 2 to 3 months. 2 to 3 months के लिए वो stored हो सकता है। रिलीज़ कैसे होंगे ये? थायरोग्लोबुलिन इटसेल्फ कैन नॉट बी रिलीज्ड इन ब्लड। थायरोग्लोबुलिन तो ब्लड में नहीं जा सकता इतनी क्वांटिटी में, तो T3 T4 को अलग से ही जाना पड़ेगा, फ्रीली ही जाना पड़ेगा। तो ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल था जिससे ये सब अटैच थे। पिनोसाइटोसिस के थ्रू वो अंदर गए, वहाँ से लाइसोसोम अटैच हुआ, फिर प्रोटीएजेस ने काम किया, डाइजेस्ट किया थायरोग्लोबुलिन को, T3 T4 डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में चले। दैट्स ऑल फॉर टुडे।